नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैफरन ट्राइबल में। मैं आप सभी के समक्ष फिर से उपस्थित हूं अपना अगला वीडियो लेके, जो कि बेस्ट है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे। आज उनका बर्थडे था, 17 सितंबर है और 17 सितंबर को उनका बर्थडे होता है। तो उनके बर्थडे पे मैं उनके जो काम उन्होंने किया है 10-10.5 साल में जो उनके काम किए गए हैं उसका लेखा जोखा लेके, तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। और इसको आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो सोशल वेलफेयर के लिए इनका जो काम रहा है, जो इन्होंने काम किया है उसके बारे में। तो सोशल वेलफेयर में मैंने सबसे ऊपर रखा है 13 करोड़ टॉयलेट्स को, जो इन्होंने देश के 13 करोड़ लोगों को टॉयलेट की सुविधा दिलाई। उसके बाद से 3.5 करोड़ घर की, जो कि आवास योजना के तहत 3.5 करोड़ लोगों को घर बना के दिए, पक्के घर बना के दिए। 50 करोड़ जनधन अकाउंट्स जो इन्होंने ओपन किए, जो कि लगभग 50 करोड़ लोगों को ये नहीं पता था कि बैंक में कैसे जाता है और बैंक में कैसे काम होता है। तो ऐसे लोगों के लिए 50 करोड़ जनधन अकाउंट्स खुलवाए, जिसमें कि जो भी डायरेक्ट जो ट्रांसफर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो बेनिफिशियरी होता है उसके पास कुछ भी पैसा भेजना होता है डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाता है। जिसके बारे में आप जानते हैं कि पहले ये कहा जाता था कि जो सेंटर से पैसा चल के बेनिफिशियरी तक जाता है वो लगभग खत्म हो जाता है और ना के बराबर होता है। तो ये तो इनके सबसे बड़े कामों में से है। उसके बाद इन्होंने जो कोविड के दौरान, जब कोविड था अपने चरम पे था और पूरी दुनिया इससे त्रस्त थी, हर जगह त्राहिमाम मचा हुआ था, उस टाइम में इन्होंने 80 करोड़ लोगों को फ्री में मुफ्त अनाज दिया, प्रोवाइड किया। और उसके तहत जो देश में एक तरह से तंगेहाली और भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी, वैसा नहीं हुआ। आप सभी ने देखा हो कि अमेरिका जैसा देश भी, कंट्री भी, जहां पे कोविड में मिसमैनेजमेंट हुआ और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, और वहां पे भी सरकार को कहना पड़ा कि खाद्य सामग्री का जो उपयोग लोग कर रहे हैं वो कंट्रोल्ड वे में करें। तो उसके बाद से हम बात कर लेते हैं, अगर कोविड मैनेजमेंट की भी बात करें तो कोविड में जो मैनेजमेंट था वर्ल्ड में सबसे बेस्ट था। हमारे यहाँ अभी तक पीपीटी किट्स और कोविड के जो भी उपकरण थे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी, हमें चाइना पे निर्भर होना पड़ता था। पर लेकिन जो देश में जिस तरह से इस काम को आगे बढ़ाया गया और लोगों ने हाथों हाथ लिया इस चीज को, वो काफी प्रशंसनीय है। उसके बाद से अगर हम बात करें आयुष्मान भारत की, आयुष्मान भारत, क्या किसी को लगता था कि देश के 50 करोड़ लोगों को मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है? तो इन्होंने आयुष्मान भारत के तहत देश के 50 करोड़ लोगों को, मतलब एक फैमिली में अगर एक फैमिली को 5 लाख का मुफ्त बीमा योजना दिलाया, जो कि अब बढ़ के अगर 70 साल के एज में कोई है या उससे ज्यादा है, तो वो चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, मिडिल क्लास का हो, लोअर क्लास का हो, या अपर मिडिल क्लास का हो, या अपर क्लास का हो, वो सभी लोग इसमें आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें रेस्क्यू ऑपरेशंस की, जिस तरह से सीरिया में कंडीशन बने थे, यूक्रेन में बने थे, उसके बाद से जो इराक में बने थे, और वहां से लोगों को जिस तरह से रेस्क्यू करके लेके आया गया, वो भी काफी प्रशंसनीय था। जैसे कि सिर्फ इंडिया नाम बोल देने से और इंडिया का फ्लैग दिखा देने से वहां की आर्मी और वहां के जो भी लोग थे उनको कुछ नहीं बोल रहे थे, और जिस तरह से वो आ गए थे, मतलब इंडिया वापस आ गए, और जिस तरह से हमारी फ्लाइट्स, एयर इंडिया की फ्लाइट्स हो गई या आर्मी की फ्लाइट्स हो गई, जिस तरह से उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में काम किया था, वो काफी प्रशंसनीय था, जो कि आई थिंक अभी तक देश में ऐसा कुछ हुआ नहीं था 2014 से पहले। उसके बाद से अगर मैं बात करूं वुमेन रिजर्वेशन बिल का, इसके तहत जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पार्लियामेंट में, विधानसभा में और लोकसभा में, वो भी काफी प्रशंसनीय है। उसके बाद से ट्रिपल तलाक ऐसा मुद्दा था जो कि मुस्लिम महिलाओं के गले का फांस बना हुआ था। उनको कुछ नहीं पता था कि कब क्या हो जाए, बट नरेंद्र मोदी जी ने इसकी पहल की और उन्होंने इस भारी विरोध के बावजूद इस बिल को पास कराया, और मुस्लिम जो महिलाएं थी उनको राहत दी। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, तो आप सभी लोग, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ग्रामीण परिवेश से होंगे, मैं तो हूं, और मैंने इस चीज को विटनेस किया है कि जो गांव के क्षेत्र थे वहां पे 2014 से पहले
अगर बिजली 2 से 4 घंटे ही आती थी, और वो भी आती थी सभी को सो जाने के बाद, मिडनाइट में बिजली आती थी, और उस समय लोग उठ के अपना फोन चार्ज करते थे, जो भी करना होता था तो काम करते थे। बट नरेंद्र मोदी जी के पीएम बनने के बाद से मतलब गांव में, सुदूर बिल्कुल अंदर गांव में भी, रूरल एरियाज में भी लगभग 16 से लेकर 20 घंटे तक की बिजली रहती है। तो ये एक उपलब्धि है, और अगर नरेंद्र मोदी जी की माने, अगर सरकार की माने, तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटा बिजली हर क्षेत्र में लोगों को दे। उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं सौर ऊर्जा की, जो सोलर एनर्जी के लिए जो इनका काम चल रहा है कि अभी 3 करोड़ लोगों के रूफटॉप्स पे जो सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, और उसके तहत जो मुफ्त बिजली 300 यूनिट की दी जा रही है, वो भी काफी प्रशंसनीय है, क्योंकि इससे कार्बन इमिशन कम होगा और जो पोल्यूशन है वो कम होगा। उसके बाद से इन्होंने जो लगभग 10 करोड़ महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन दिए। गांव की जो काफी महिलाएं थी जो लकड़ी पे खाना बनाती थी, और उसके धुएं से उनको नाना प्रकार की बीमारियां होती थी, तो इन्होंने उस महिलाओं को उससे भी निजात दिलाया। उसके बाद से अगर हम बात कर लेते हैं डिफेंस की, तो डिफेंस में आप सभी को पता है ओआरओपी इन्होंने लागू करवाया। उसके बाद से जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी था, क्योंकि पहले वाली सरकारें थी वो कह रही थी कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम आर्मी के लिए इक्विपमेंट दे सकें, और हमारे पास इतने गोला बारूद भी नहीं है कि 7 दिन से ज्यादा का गोला बारूद भी नहीं है कि हम युद्ध में टिक पाए। तो ये स्थिति थी, और रफाल खरीदने के मामले में तब के जो डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंटोनी, उनका भी आप लोगों ने भाषण सुना ही होगा, जिन्होंने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में बोला था कि देश में इतना पैसा नहीं है डिफेंस के पास कि वो रफाल फाइटर जेट्स खरीद पाए, तो उसको भी खरीदा गया। और भारत जो कि 2014 से पहले इंपोर्ट करता था डिफेंस के इक्विपमेंट्स की, अब वो एक्सपोर्ट करने लगा। पहले जो 4000 करोड़ के आसपास की जो हमारा एक्सपोर्ट होता था, वो बढ़ के अब लगभग 88,000 करोड़ हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और उसके बाद से हमारे पास जो एक बार न्यूज में भी आया था कि हमारे आर्मी के पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं थे, तो अब जहां से हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बाहर से उसको इंपोर्ट कर पाए, पर उसके बाद से ये देश में ही निर्मित होने लगा, और देश में निर्माण होने के बाद से ये बाहर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट होने लगा। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। उसके बाद से अगर हम बात करें रेलवेज की, तो रेलवेज में बुलेट ट्रेन हो गए, वंदे भारत ट्रेन हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे हो गया, जो कि 20,000 किलोमीटर 2014 से पहले थे, जो बढ़ के अभी 40,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवेज का हो गया है। और लगभग अगर ब्रॉड गेज की बात करें तो 96% तक इलेक्ट्रिफिकेशन रेलवे का हो चुका है। तो ये तो रही रेलवे की बातें। और वहां पे जो आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन पे कितनी गंदगी रहती थी इससे पहले, बट अब वहां पे काफी स्थिति सुधर गई है और साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। उसके बाद से अगर हम बात करें सांस्कृतिक और धार्मिक चीजों की, तो सबसे ऊपर आता है राम मंदिर। राम मंदिर के बाद राम मंदिर को लेकर कहा जाता था कि अगर राम मंदिर बन गया तो देश में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये बवाल मच जाएगा, वो बवाल मच गया। लेकिन बिना किसी भी हिंसा के राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी हुआ और उसका उद्घाटन भी हो गया। उसके बाद से है काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार, उज्जैन में जिस तरह के कायाकल्प हो गया है उज्जैन का, उसके ननकाना साहब जो कॉरिडोर था उसको ओपन कराना। उसके बाद से अगर हम किसानों की बात कर ले तो किसानों के लिए जो इन्होंने किसान समृद्धि योजना दी, जिस तरह से किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए उनके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता है। उसके बाद मतलब कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाया, यूरिया जो अवेलेबल कराया। यूरिया के लिए आप लोग जानते हैं कि किस तरह से मारामारी इस देश में मचती थी। किसानों को सुबह जाके लाइन, रात में लाइन लगना पड़ता था और एक दिन 2 दिन बाद उनका नंबर आता था। तो ये जो स्थिति भवाया स्थिति थी उसको खत्म किया और हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे किसानों को यूरिया उपलब्ध कराया इन्होंने। एमएसपी की गारंटी दी, जो किसानों की मांग थी वो काफी फसलों पे सरकार ने उसकी मांग को मान लिया। अगर ऐसे ही गिनाते जाए तो किसानों के लिए भी बहुत सारे काम किए हैं, बट समय की उपलब्धता कम है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं। और अगर एजुकेशन के क्षेत्र में हम बात करें तो 9 न्यू IITs खुले हैं, 9 न्यू IIM खुले हैं, 15 नए ट्रिपल IITs खुले हैं, 12 नए एम्स खुले हैं। उसके बाद हम अगर इकोनॉमी के क्षेत्र में बात करें तो
2014 से पहले भारत विश्व का 11वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था हुआ करता था, पर मोदी जी इसको 5वें पायदान पे ले गए हैं और एक दो वर्ष के बाद और छोड़ दिया जाए तो भारत जो है अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पे आ जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और इन्होंने भारत को विश्व का मतलब बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे तेज रफ्तार से विकसित करने वाला देश की कैटेगरी में लाके डाल दिया। मेक इन इंडिया के अंतर्गत आप लोगों ने देखा कि विश्व की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे फॉक्सकॉन हो गई, सैमसंग हो गया, इन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग को चाइना से इंडिया में डाइवर्ट किया और यहाँ पे इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इंडिया जो है वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बात करें तो आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरह से हर क्षेत्र में हर जगह पे हाईवेज किस तरह से बन रहे हैं, जो कि हाईवेज की जो इनका हाईवेज का जो जाल था 2014 से पहले 91,000 किलोमीटर का था, जो कि अब बढ़ के लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास हो गया। तो ये सिर्फ 10 साल में ये उपलब्धि है। आप जहां भी जाते हैं वहां पर देखते हैं हाईवेज का मकर जाल, मतलब वर्ल्ड क्लास रोड्स, जो जिस तरह से हम विकसित विश्व के जो विकसित देश हैं जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज हो गई और अमेरिका हो गई और चाइना हो गया, उसके साथ कंपीट करने वाली हाईवेज इंडिया में बनी। 75 नए एयरपोर्ट्स बने, मेट्रो हर मतलब कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज में भी मेट्रो जिस तरह से इनका जाल बिछ रहा है वो भी काफी प्रशंसनीय है। वाटरवेज को निर्मित किया जाता है। वाटरवेज से आप लोग जानते हैं कि किस तरह से किफायती होता है अगर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए माल तो नए नए वाटरवेज को भी खोज की जा रही है। और जिस तरह से इनोवेशन के साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में जिस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी में हमारा इसरो आगे जा रहा है, जिस तरह से इन्होंने चंद्रयान को वहां पे चांद पे लॉन्च किया था और हमारा जो गगनयान मिशन है, जो हमारे मार्स मिशन है, तो इनके आने के बाद से इन सब में काफी गति पकड़ी और जिस तरह से गति पकड़ी और विभिन्न क्षेत्रों में नए नए काम हो रहे हैं। तो ये तो थे कुछ मेरे द्वारा जो क्या कहते हैं कंपाइल किया हुआ, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया हुआ कामों का एक लेखा जोखा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये थी मेरी प्रस्तुति नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे पे। तो मैं आप लोगों से लेता हूं विदा और बोलता हूं जय श्री राम। मिलते हैं अगले अंक में। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।